यार तो यार होता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस काम के बारे में मुझसे ज्यादा पता है? नहीं, मुझे तुमसे बिल्कुल ज्यादा नहीं पता, मगर अपनी राय देना कोई जुर्म नहीं। अगर सही होता तो आज तक मिर्जा मर चुका होता। तो सही तरीका क्या है? हर उस बंदे को खत्म करना होगा जिसमें मिर्जा का मफाद जुड़ा है। उसकी सरकारी ताकत खत्म करनी पड़ेगी। जब मिर्जा कमजोर होगा तो उसको मारना और आसान होगा। कम से कम हजारों लड़कियां एक और वदीमा बनने से बच जाएंगी। मैं एक बात साफ साफ बता दूं जो तुम सबको सर पे ले आएंगे। मेरे पास तुम्हारे, मिर्जा और तुम्हारे सारे दोस्तों के खिलाफ ऐसा सबूत है। अब क्या तकलीफ है तुम्हें? आप चाहे तो मुझे बंद कर दे, मल्हार का मिलेगा। नहीं, मैं ऐसे ही कह रही थी। आओ चलो लंच पे। कोशिश बहुत अच्छी करी, कामयाब नहीं हो सकी। आखिरी बार समझा रहा हूं, इस तरह की कोशिश आइंदा मत करना। मैयत बस में औरत का क्या काम है? भरी जवानी में मर गई साहिब, मेरे शौहर है, मेरे अलावा कोई नहीं है इसका, कोई वाली वारिस भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। नहीं जी, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, हमें से किसी ने नहीं बताया। हमने वो जगह छोड़ दी है। जी जी आया था, मगर आप मेरी बात का यकीन करें, हमें से किसी ने नहीं उसको बताया। जी जी मैं पता करवाती हूँ, शुक्रिया। ये जूस पी लीजिएगा, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बराबर में बेल रख दी है। ठीक। अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात पूछ लूं। पूछो। ये लड़का कौन था जिससे आप इस हालत में भी मिलने के लिए राजी हो? उसके जाते ही आप बिल्कुल चुप हो गए। आइंदा इस तरह का फजूल सवाल मत पूछना मुझसे। जी। बेल बजा। वदीमा जब अपने साथियों के साथ मिलकर वहाँ पर शिकार करना सीख रही होती है, वो जब बंदूक चलाना सीखती है, उस दौरान सीखते हुए उसकी बाजू पर बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती है। वो लोग उसको लेकर घर आ जाते हैं। जब घर पर मल्हार की माँ उसकी पट्टियाँ कर रही होती हैं तो वो उसे कहती हैं कि छोड़ दे ये सब कुछ, अभी भी वक्त है, मैं मल्हार से बात करती हूँ तो अपने घर वापस चली जा। लेकिन वदीमा उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। जब वहाँ पर मल्हार आता है और उसकी हालत देखता है कि वो बहुत ज़्यादा तड़प रही होती है अपनी चोट की वजह से, तो वो अपनी माँ से पूछता है कि ठीक हुई है या नहीं है। उसकी माँ उसे कहती है कि ठीक नहीं हुई, तड़प रही है, इसको इसके घर वापस भेज दे तो इसके लिए यही बेहतर होगा। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। मल्हार उसे कहता है कि देखो, अगर तुम ठीक नहीं हो तो घर जा सकती हो, तुमसे ये सब कुछ नहीं हो सकेगा। मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ वापस चली जाओ अपने शोहर के पास, अपने घर वालों के पास। सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जिस पर वदीमा उसे कहती है कि मेरा इंतज़ार कोई नहीं कर रहा होगा, और इस वक्त मैं जिस हालत में और जिस तकलीफ में हूँ और जिन मराहिल से गुजर कर आ चुकी हूँ, और अब मैं किसी को भी अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दे सकती, क्योंकि जिसकी ज़िंदगी में मैं जाऊँगी उसके पास बदनामी के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। और वो मल्हार से कहती है कि आइंदा के बाद मुझसे वापस घर जाने की बात ना करना। सुबह सूरज निकलने से पहले तुम्हें मैं शिकार कर कर दिखाऊंगी और तुम्हें पता होगा कि मैं निशाना लगा सकती हूँ। जिस पर मल्हार उसे कहते हैं कि ठीक है, मैं सुबह होने का इंतज़ार करूँगा और देखूंगा कि तुम्हें कितना निशाना लगाना है। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिर्ज़ा अपने मुलाजिम को बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो अपनी डायरी निकाल कर उसका काम उस पर लिखने लगता है, लेकिन मिर्ज़ा उसे कहता है कि डायरी वापस रख दो, ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें डायरी पर लिखनी पड़े। वो डायरी रख देता है और उनसे कहता है कि क्या बात है, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। मिर्ज़ा उसे कहता है कि नसीबन को ख़त्म करवाना है, जिस पर उसका मुलाजिम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहते हैं कि क्या मतलब है इस बात का। मिर्ज़ा उसे कहता है कि ऐसे हैरान क्या हो रहे हो, पहली दफ़ा किसी को मारने जा रहे हो। जिस पर उसका मुलाजिम कहता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही तो आपने उनका ज़िला कौंसलर बनाया है और अब आप कह रहे हैं कि हमें नसीबन को मारना है। जिस पर मिर्ज़ा से कहता है कि अब पहले मुझे उससे खतरा नहीं था, मुझे लगता था कि वो मेरे साथ काम करेगी मिलकर और मुझे हर वो मेरी मदद करेगी जो मुझे उससे काम होगा, लेकिन अब वो अपनी औकात से बाहर निकल रही है। उसने वदीबा के शोहर को सारी हकीकत बता दी है। उसकी वजह से वो लड़का कल यहाँ पर आया था और उसने मुझसे आकर मेरे सामने बैठकर इस तरह से बात की है जैसे वो मुझे जान से मार देगा अगर मैंने उसे नसीबा के बारे में नहीं बताया तो। लेकिन मैंने उसे बता दिया है कि वो मल्हार के पास है, लेकिन अब नसीबन का खतरा ये है कि अगर उसे मजीद हमारे बारे में कोई भी सबूत मिला तो वो सब लोग को बताएगी हमारे बारे में, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो जिंदा रहे। उसने गद्दारी की है मेरे साथ। मैंने उसे कहा था कि मेरे साथ गद्दारी ना करना, अगर मैं तुम्हें इस मकाम तक ला सकता हूँ तो यहाँ से गिरा भी सकता हूँ, लेकिन उसने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। अब मैं उसे बताऊँगा कि मल्हार मिर्ज़ा क्या चीज़ है। जिस पर उसका मुलाजिम उनसे कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं अपने बंदों से जाकर कहता हूँ कि वो कुछ ना कुछ करेंगे।
मिर्ज़ा वदीमा जब अपने साथियों के साथ मिलकर वहाँ पर शिकार करना सीख रही होती है, वो जब बंदूक चलाना सीखती है, उस दौरान सीखते हुए उसकी बाजू पर बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती है। वो लोग उसको लेकर घर आ जाते हैं। जब घर पर मलार की माँ उसकी पट्टियाँ कर रही होती हैं, तो वो उसे कहती हैं कि छोड़ दे ये सब कुछ, अभी भी वक्त है, मैं मलार से बात करती हूँ, तो अपने घर वापस चली जा। लेकिन वदीमा उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। जब वहाँ पर मलार आता है और उसकी ये हालत देखता है कि वो बहुत ज़्यादा तड़प रही होती है अपनी चोट की वजह से, तो वो अपनी माँ से पूछता है कि ठीक हुई है या नहीं है। उसकी माँ उसे कहती है कि ठीक नहीं हुई, तड़प रही है, इसको इसके घर वापस भेज दे तो इसके लिए यही बेहतर होगा। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। मलार उसे कहता है कि देखो, अगर तुम ठीक नहीं हो तो घर जा सकती हो, तुमसे ये सब कुछ नहीं हो सकेगा, मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ वापस चली जाओ अपने शोहर के पास, अपने घर वालों के पास, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जिस पर वदीमा उसे कहती है कि मेरा इंतज़ार कोई नहीं कर रहा होगा, और इस वक्त मैं जिस हालत में और जिस तकलीफ़ में हूँ और जिन मराहिल से गुजर कर आ चुकी हूँ, और अब मैं किसी को भी अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दे सकती, क्योंकि जिसकी ज़िंदगी में मैं जाऊँगी उसके पास बदनामी के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। और वो मलार से कहती है कि आइंदा के बाद मुझसे वापस घर जाने की बात ना करना। सुबह सूरज निकलने से पहले तुम्हें मैं शिकार कर कर दिखाऊंगी, और तुम्हें पता होगा कि मैं निशाना लगा सकती हूँ। जिस पर मलार उसे कहते हैं कि ठीक है, मैं सुबह होने का इंतज़ार करूँगा और देखूंगा कि तुम्हें कितना निशाना लगाना है। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिर्ज़ा अपने मुलाजिम को बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो अपनी डायरी निकाल कर उसका काम उस पर लिखने लगता है, लेकिन मिर्ज़ा उसे कहता है कि डायरी वापस रख दो, ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें डायरी पर लिखनी पड़े। वो डायरी रख देता है और उनसे कहता है कि क्या बात है, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। मिर्ज़ा उसे कहता है कि नसीबन को ख़त्म करवाना है, जिस पर उसका मुलाजिम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहते हैं कि क्या मतलब है इस बात का। मिर्ज़ा उसे कहता है कि ऐसे हैरान क्या हो रहे हो, पहली दफ़ा किसी को मारने जा रहे हो। जिस पर उसका मुलाजिम कहता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही तो आपने उनका ज़िला काउंसलर बनाया है और अब आप कह रहे हैं कि हमें नसीबन को मारना है। जिस पर मिर्ज़ा से कहता है कि अब पहले मुझे उससे खतरा नहीं था, मुझे लगता था कि वो मेरे साथ काम करेगी मिलकर और मुझे हर वो मेरी मदद करेगी जो मुझे उससे काम होगा, लेकिन अब वो अपनी औकात से बाहर निकल रही है। उसने वदीबा के शोहर को सारी हकीकत बता दी है। उसकी वजह से वो लड़का कल यहाँ पर आया था और उसने मुझसे आकर मेरे सामने बैठकर इस तरह से बात की है जैसे वो मुझे जान से मार देगा अगर मैंने उससे नसीबा के बारे में नहीं बताया तो। लेकिन मैंने उसे बता दिया है कि वो मलार के पास है। लेकिन अब नसीबन का खतरा ये है कि अगर उसे मजीद हमारे बारे में कोई भी सबूत मिला तो वो सब लोग को बताएगी हमारे बारे में, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो जिंदा रहे। उसने गद्दारी की है मेरे साथ। मैंने उसे कहा था कि मेरे साथ गद्दारी ना करना, अगर मैं तुम्हें इस मकाम तक ला सकता हूँ तो यहाँ से गिरा भी सकता हूँ, लेकिन उसने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। अब मैं उसे बताऊंगा कि मलार मिर्ज़ा क्या चीज़ है। जिस पर उसका मुलाजिम उनसे कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं अपने बंदों से जाकर कहता हूँ कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। मिर्ज़ा वदीमा जब अपने साथियों के साथ मिलकर वहाँ पर शिकार करना सीख रही होती है, वो जब बंदूक चलाना सीखती है, उस दौरान सीखते हुए उसकी बाजू पर बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती है। वो लोग उसको लेकर घर आ जाते हैं। जब घर पर मलार की माँ उसकी पट्टियाँ कर रही होती हैं, तो वो उसे कहती हैं कि छोड़ दे ये सब कुछ, अभी भी वक्त है, मैं मलार से बात करती हूँ, तो अपने घर वापस चली जा। लेकिन वदीमा उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। जब वहाँ पर मलार आता है और उसकी ये हालत देखता है कि वो बहुत ज़्यादा तड़प रही होती है अपनी चोट की वजह से, तो वो अपनी माँ से पूछता है कि ठीक हुई है या नहीं है। उसकी माँ से कहती है कि ठीक नहीं हुई, तड़प रही है, इसको इसके घर वापस भेज दे तो इसके लिए यही बेहतर होगा। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। मलार उसे कहता है कि देखो, अगर तुम ठीक नहीं हो तो घर जा सकती हो, तुमसे ये सब कुछ नहीं हो सकेगा, मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ वापस चली जाओ अपने शोहर के पास, अपने घर वालों के पास, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जिस पर वदीमा उसे कहती है कि मेरा इंतज़ार कोई नहीं कर रहा होगा, और इस वक्त मैं जिस हालत में और जिस तकलीफ़ में हूँ और जिन मराहिल से गुजर कर आ चुकी हूँ, और अब मैं किसी को भी अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दे सकती, क्योंकि जिसकी ज़िंदगी में मैं जाऊँगी उसके पास बदनामी के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। और वो मलार से कहती है कि आइंदा के बाद मुझसे वापस घर जाने की बात ना करना। सुबह सूरज निकलने से पहले तुम्हें मैं शिकार कर कर दिखाऊंगी और तुम्हें पता होगा कि मैं निशाना लगा सकती हूँ। जिस पर मलार उसे कहते हैं कि ठीक है, मैं सुबह होने का इंतज़ार करूँगा और देखूंगा कि तुम्हें कितना निशाना लगाना है। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि
مرزا اپنے ملازم کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اپنی ڈائری نکال کر اس کا کام اس پر لکھنے لگتا ہے، لیکن مرزا اسے کہتا ہے کہ ڈائری واپس رکھ دو، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو تمہیں ڈائری پر لکھنی پڑے۔ وہ ڈائری رکھ دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ کیا بات ہے، آپ بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں۔ مرزا اسے کہتا ہے کہ نصیبن کو ختم کروانا ہے، جس پر اس کا ملازم بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس بات کا۔ مرزا اسے کہتا ہے کہ ایسے حیران کیا ہو رہے ہو، پہلی دفعہ کسی کو مارنے جا رہے ہو، جس پر اس کا ملازم کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے، لیکن ابھی کچھ دن پہلے ہی تو آپ نے ان کا ضلع کونسلر بنایا ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نصیبن کو مارنا ہے۔ جس پر مرزا اسے کہتا ہے کہ اب پہلے مجھے اس سے خطرہ نہیں تھا، مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کام کرے گی مل کر اور مجھے وہ میری مدد کرے گی جو مجھے اس سے کام ہوگا، لیکن اب وہ اپنی اوقات سے باہر نکل رہی ہے۔ اس نے ودیبہ کے شوہر کو ساری حقیقت بتا دی ہے، اس کی وجہ سے وہ لڑکا کل یہاں پر آیا تھا اور اس نے مجھ سے آ کر میرے سامنے بیٹھ کر اس طرح سے بات کی ہے جیسے وہ مجھے جان سے مار دے گا اگر میں نے اسے نصیبہ کے بارے میں نہیں بتایا تو، لیکن میں نے اسے بتا دیا ہے کہ وہ ملار کے پاس ہے۔ لیکن اب نصیبن کا خطرہ یہ ہے کہ اگر اسے مزید ہمارے بارے میں کوئی بھی ثبوت ملا تو وہ سب لوگ کو بتائے گی ہمارے بارے میں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ وہ زندہ رہے۔ اس نے غداری کی ہے میرے ساتھ، میں نے اسے کہا تھا کہ میرے ساتھ غداری نہ کرنا، اگر میں تمہیں اس مقام تک لا سکتا ہوں تو یہاں سے گرا بھی سکتا ہوں، لیکن اس نے میری بات کو سیریس نہیں لیا۔ اب میں اسے بتاؤں گا کہ ملار مرزا کیا چیز ہے، جس پر اس کا ملازم ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں اپنے بندوں سے جا کر کہتا ہوں کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ مرزا ودیمہ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر وہاں پر شکار کرنا سیکھ رہی ہوتی ہے، وہ جب بندوق چلانا سیکھتی ہے اس دوران سیکھتے ہوئے اس کی بازو پر بہت زیادہ چوٹ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتی ہے۔ وہ لوگ اس کو لے کر گھر آ جاتے ہیں۔ جب گھر پر ملار کی ماں اس کی پٹیاں کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اسے کہتی ہیں کہ چھوڑ دے یہ سب کچھ، ابھی بھی وقت ہے، میں ملار سے بات کرتی ہوں تو اپنے گھر واپس چلی جا، لیکن ودیبہ ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ جب وہاں پر ملار آتا ہے اور اس کی یہ حالت دیکھتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تڑپ رہی ہوتی ہے اپنی چوٹ کی وجہ سے، تو وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ اس کی ماں سے کہتی ہے کہ ٹھیک نہیں ہوئی، تڑپ رہی ہے، اس کو اس کے گھر واپس بھیج دے تو اس کے لیے یہی بہتر ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ملار اسے کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم ٹھیک نہیں ہو تو گھر جا سکتی ہو، تم سے یہ سب کچھ نہیں ہو سکے گا، میں تمہیں ابھی بھی کہہ رہا ہوں واپس چلی جاؤ اپنے شوہر کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس، سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جس پر ودیمہ اسے کہتی ہے کہ میرا انتظار کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اور اس وقت میں جس حالت میں ہوں اور جس تکلیف میں ہوں اور جن مراحل سے گزر کر آ چکی ہوں، اور اب میں کسی کو بھی اپنی زندگی میں نہیں آنے دے سکتی، کیونکہ جس کی زندگی میں میں جاؤں گی اس کے پاس بدنامی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ ملار سے کہتی ہے کہ آئندہ کے بعد مجھ سے واپس گھر جانے کی بات نہ کرنا، صبح سورج نکلنے سے پہلے تمہیں میں شکار کر کر دکھاؤں گی اور تمہیں پتا ہوگا کہ میں نشانہ لگا سکتی ہوں۔ جس پر ملار اسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں صبح ہونے کا انتظار کروں گا اور دیکھوں گا کہ تمہیں کتنا نشانہ لگانا ہے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ مرزا اپنے ملازم کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اپنی ڈائری نکال کر اس کا کام اس پر لکھنے لگتا ہے، لیکن مرزا اسے کہتا ہے کہ ڈائری واپس رکھ دو، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو تمہیں ڈائری پر لکھنی پڑے۔ وہ ڈائری رکھ دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ کیا بات ہے، آپ بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں۔ مرزا اسے کہتا ہے کہ نصیبن کو ختم کروانا ہے، جس پر اس کا ملازم بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس بات کا۔ مرزا اسے کہتا ہے کہ ایسے حیران کیا ہو رہے ہو، پہلی دفعہ کسی کو مارنے جا رہے ہو، جس پر اس کا ملازم کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے، لیکن ابھی کچھ دن پہلے ہی تو آپ نے ان کا ضلع کونسلر بنایا ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نصیبن کو مارنا ہے۔ جس پر مرزا سے کہتا ہے کہ اب پہلے مجھے اس سے خطرہ نہیں تھا، مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کام کرے گی مل کر اور مجھے وہ میری مدد کرے گی جو مجھے اس سے کام ہوگا، لیکن اب وہ اپنی اوقات سے باہر نکل رہی ہے۔ اس نے ودیبہ کے شوہر کو ساری حقیقت بتا دی ہے، اس کی وجہ سے وہ لڑکا کل یہاں پر آیا تھا اور اس نے مجھ سے آ کر میرے سامنے بیٹھ کر اس طرح سے بات کی ہے جیسے وہ مجھے جان سے مار دے گا اگر میں نے اسے نصیبہ کے بارے میں نہیں بتایا تو، لیکن میں نے اسے بتا دیا ہے کہ وہ ملار کے پاس ہے۔ لیکن اب نصیبن کا خطرہ یہ ہے کہ اگر اسے مزید ہمارے بارے میں کوئی بھی ثبوت ملا تو وہ سب لوگ کو بتائے گی ہمارے بارے میں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ وہ زندہ رہے۔ اس نے غداری کی ہے میرے ساتھ، میں نے اسے کہا تھا کہ میرے ساتھ غداری نہ کرنا، اگر میں تمہیں اس مقام تک لا سکتا ہوں تو یہاں سے گرا بھی سکتا ہوں، لیکن اس نے میری بات کو سیریس نہیں لیا۔ اب میں اسے بتاؤں گا کہ ملار مرزا کیا چیز ہے، جس پر اس کا ملازم ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں اپنے بندوں سے جا کر کہتا ہوں کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ مرزا
वदीमा जब अपने साथियों के साथ मिलकर वहाँ पर शिकार करना सीख रही होती है, वो जब बंदूक चलाना सीखती है, उस दौरान सीखते हुए उसकी बाजू पर बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती है। वो लोग उसको लेकर घर आ जाते हैं। जब घर पर मलार की माँ उसकी पट्टियाँ कर रही होती हैं, तो वो उसे कहती हैं कि छोड़ दे ये सब कुछ, अभी भी वक्त है, मैं मलार से बात करती हूँ, तो अपने घर वापस चली जा। लेकिन वदीमा उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। जब वहाँ पर मलार आता है और उसकी ये हालत देखता है कि वो बहुत ज़्यादा तड़प रही होती है अपनी चोट की वजह से, तो वो अपनी माँ से पूछता है कि ठीक हुई है या नहीं है। उसकी माँ उसे कहती है कि ठीक नहीं हुई, तड़प रही है, इसको इसके घर वापस भेज दे तो इसके लिए यही बेहतर होगा। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। मलार उसे कहता है कि देखो, अगर तुम ठीक नहीं हो तो घर जा सकती हो, तुमसे ये सब कुछ नहीं हो सकेगा, मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ वापस चली जाओ अपने शोहर के पास, अपने घर वालों के पास, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जिस पर वदीमा उसे कहती है कि मेरा इंतज़ार कोई नहीं कर रहा होगा, और इस वक्त मैं जिस हालत में और जिस तकलीफ़ में हूँ और जिन मराहिल से गुजर कर आ चुकी हूँ, और अब मैं किसी को भी अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दे सकती, क्योंकि जिसकी ज़िंदगी में मैं जाऊँगी उसके पास बदनामी के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। और वो मलार से कहती है कि आइंदा के बाद मुझसे वापस घर जाने की बात ना करना। सुबह सूरज निकलने से पहले तुम्हें मैं शिकार कर कर दिखाऊंगी, और तुम्हें पता होगा कि मैं निशाना लगा सकती हूँ। जिस पर मलार उसे कहता है कि ठीक है, मैं सुबह होने का इंतज़ार करूँगा और देखूंगा कि तुम्हें कितना निशाना लगाना है। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिर्ज़ा अपने मुलाजिम को बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो अपनी डायरी निकाल कर उसका काम उस पर लिखने लगता है, लेकिन मिर्ज़ा उसे कहता है कि डायरी वापस रख दो, ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें डायरी पर लिखनी पड़े। वो डायरी रख देता है और उनसे कहता है कि क्या बात है, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। मिर्ज़ा उसे कहता है कि नसीबन को ख़त्म करवाना है, जिस पर उसका मुलाजिम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहते हैं कि क्या मतलब है इस बात का। मिर्ज़ा उसे कहता है कि ऐसे हैरान क्या हो रहे हो, पहली दफ़ा किसी को मारने जा रहे हो। जिस पर उसका मुलाजिम कहता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही तो आपने उनका ज़िला काउंसलर बनाया है और अब आप कह रहे हैं कि हमें नसीबन को मारना है। जिस पर मिर्ज़ा उसे कहता है कि अब पहले मुझे उससे खतरा नहीं था, मुझे लगता था कि वो मेरे साथ काम करेगी मिलकर और मुझे हर वो मेरी मदद करेगी जो मुझे उससे काम होगा, लेकिन अब वो अपनी औकात से बाहर निकल रही है। उसने वदीबा के शोहर को सारी हकीकत बता दी है। उसकी वजह से वो लड़का कल यहाँ पर आया था और उसने मुझसे आकर मेरे सामने बैठकर इस तरह से बात की है जैसे वो मुझे जान से मार देगा अगर मैंने उसे नसीबा के बारे में नहीं बताया तो। लेकिन मैंने उसे बता दिया है कि वो मलार के पास है। लेकिन अब नसीबन का खतरा ये है कि अगर उसे मजीद हमारे बारे में कोई भी सबूत मिला तो वो सब लोग को बताएगी हमारे बारे में, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो जिंदा रहे। उसने गद्दारी की है मेरे साथ। मैंने उसे कहा था कि मेरे साथ गद्दारी ना करना, अगर मैं तुम्हें इस मकाम तक ला सकता हूँ तो यहाँ से गिरा भी सकता हूँ, लेकिन उसने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। अब मैं उसे बताऊंगा कि मलार मिर्ज़ा क्या चीज़ है। जिस पर उसका मुलाजिम उनसे कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं अपने बंदों से जाकर कहता हूँ कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। मिर्ज़ा वदीमा जब अपने साथियों के साथ मिलकर वहाँ पर शिकार करना सीख रही होती है, वो जब बंदूक चलाना सीखती है, उस दौरान सीखते हुए उसकी बाजू पर बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती है। वो लोग उसको लेकर घर आ जाते हैं। जब घर पर मलार की माँ उसकी पट्टियाँ कर रही होती हैं, तो वो उसे कहती हैं कि छोड़ दे ये सब कुछ, अभी भी वक्त है, मैं मलार से बात करती हूँ, तो अपने घर वापस चली जा। लेकिन वदीमा उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। जब वहाँ पर मलार आता है और उसकी ये हालत देखता है कि वो बहुत ज़्यादा तड़प रही होती है अपनी चोट की वजह से, तो वो अपनी माँ से पूछता है कि ठीक हुई है या नहीं है। उसकी माँ उसे कहती है कि ठीक नहीं हुई, तड़प रही है, इसको इसके घर वापस भेज दे तो इसके लिए यही बेहतर होगा। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। मलार उसे कहता है कि देखो, अगर तुम ठीक नहीं हो तो घर जा सकती हो, तुमसे ये सब कुछ नहीं हो सकेगा, मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ वापस चली जाओ अपने शोहर के पास, अपने घर वालों के पास, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जिस पर वदीमा उसे कहती है कि मेरा इंतज़ार कोई नहीं कर रहा होगा, और इस वक्त मैं जिस हालत में और जिस तकलीफ़ में हूँ और जिन मराहिल से गुजर कर आ चुकी हूँ, और अब मैं किसी को भी अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दे सकती, क्योंकि जिसकी ज़िंदगी में मैं जाऊँगी उसके पास बदनामी के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। और वो मलार से कहती है कि आइंदा के बाद मुझसे वापस घर जाने की बात ना करना। सुबह सूरज निकलने से पहले तुम्हें मैं शिकार कर कर दिखाऊंगी और तुम्हें पता होगा कि मैं निशाना लगा सकती हूँ। जिस पर मलार उसे कहता है कि ठीक है, मैं सुबह होने का इंतज़ार करूँगा और देखूंगा कि तुम्हें कितना निशाना लगाना है। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिर्ज़ा अपने मुलाजिम को बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो अपनी डायरी निकाल कर उसका काम उस पर लिखने लगता है, लेकिन मिर्ज़ा उसे कहता है कि डायरी वापस रख दो, ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें डायरी पर लिखनी पड़े। वो डायरी रख देता है और उनसे कहता है कि क्या बात है, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। मिर्ज़ा उसे कहता है कि नसीबन को ख़त्म करवाना है, जिस पर उसका मुलाजिम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहते हैं कि क्या मतलब है इस बात का। मिर्ज़ा उसे कहता है कि ऐसे हैरान क्या हो रहे हो, पहली दफ़ा किसी को मारने जा रहे हो। जिस पर उसका मुलाजिम कहता है ऐसी बात नहीं है,
लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही तो आपने उनका ज़िला काउंसलर बनाया है और अब आप कह रहे हैं कि हमें नसीबन को मारना है। जिस पर मिर्ज़ा उसे कहता है कि अब पहले मुझे उससे खतरा नहीं था, मुझे लगता था कि वो मेरे साथ काम करेगी मिलकर और मुझे हर वो मेरी मदद करेगी जो मुझे उससे काम होगा, लेकिन अब वो अपनी औकात से बाहर निकल रही है। उसने वदीबा के शौहर को सारी हकीकत बता दी है। उसकी वजह से वो लड़का कल यहाँ पर आया था और उसने मुझसे आकर मेरे सामने बैठकर इस तरह से बात की है जैसे वो मुझे जान से मार देगा अगर मैंने उससे नसीबा के बारे में नहीं बताया तो। लेकिन मैंने उसे बता दिया है कि वो मलार के पास है। लेकिन अब नसीबन का खतरा ये है कि अगर उसे मजीद हमारे बारे में कोई भी सबूत मिला तो वो सब लोग को बताएगी हमारे बारे में, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो जिंदा रहे। उसने गद्दारी की है मेरे साथ। मैंने उसे कहा था कि मेरे साथ गद्दारी ना करना, अगर मैं तुम्हें इस मकाम तक ला सकता हूँ तो यहाँ से गिरा भी सकता हूँ। लेकिन उसने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। अब मैं उसे बताऊंगा कि मलार मिर्ज़ा क्या चीज़ है। जिस पर उसका मुलाजिम उनसे कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं अपने बंदों से जाकर कहता हूँ कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। मिर्ज़ा वदीमा जब अपने साथियों के साथ मिलकर वहाँ पर शिकार करना सीख रही होती है, वो जब बंदूक चलाना सीखती है उस दौरान सीखते हुए उसकी बाजू पर बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती है। वो लोग उसको लेकर घर आ जाते हैं। जब घर पर मलार की माँ उसकी पट्टियाँ कर रही होती हैं तो वो उसे कहती हैं कि छोड़ दे ये सब कुछ, अभी भी वक्त है, मैं मलार से बात करती हूँ तो अपने घर वापस चली जा। लेकिन वदीमा उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। जब वहाँ पर मलार आता है और उसकी ये हालत देखता है कि वो बहुत ज़्यादा तड़प रही होती है अपनी चोट की वजह से, तो वो अपनी माँ से पूछता है कि ठीक हुई है या नहीं है। उसकी माँ उसे कहती है कि ठीक नहीं हुई, तड़प रही है, इसको इसके घर वापस भेज दे तो इसके लिए यही बेहतर होगा। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। मलार उसे कहता है कि देखो अगर तुम ठीक नहीं हो तो घर जा सकती हो, तुमसे ये सब कुछ नहीं हो सकेगा, मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ वापस चली जाओ अपने शोहर के पास, अपने घर वालों के पास, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जिस पर वदीमा उसे कहती है कि मेरा इंतज़ार कोई नहीं कर रहा होगा और इस वक्त मैं जिस हालत में और जिस तकलीफ़ में हूँ और जिन मराहल से गुजर कर आ चुकी हूँ और अब मैं किसी को भी अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दे सकती, क्योंकि जिसकी ज़िंदगी में मैं जाऊँगी उसके पास बदनामी के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। और वो मलार से कहती है कि आइंदा के बाद मुझसे वापस घर जाने की बात ना करना। सुबह सूरज निकलने से पहले तुम्हें मैं शिकार कर कर दिखाऊंगी और तुम्हें पता होगा कि मैं निशाना लगा सकती हूँ। जिस पर मलार उसे कहते हैं कि ठीक है, मैं सुबह होने का इंतज़ार करूँगा और देखूंगा कि तुम्हें कितना निशाना लगाना है। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिर्ज़ा अपने मुलाजिम को बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो अपनी डायरी निकाल कर उसका काम उस पर लिखने लगता है, लेकिन मिर्ज़ा उसे कहता है कि डायरी वापस रख दो, ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें डायरी पर लिखनी पड़े। वो डायरी रख देता है और उनसे कहता है कि क्या बात है, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। मिर्ज़ा उसे कहता है कि नसीबन को ख़त्म करवाना है। जिस पर उसका मुलाजिम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहते हैं कि क्या मतलब है इस बात का। मिर्ज़ा उसे कहता है कि ऐसे हैरान क्या हो रहे हो, पहली दफ़ा किसी को मारने जा रहे हो। जिस पर उसका मुलाजिम कहता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही तो आपने उनका ज़िला काउंसलर बनाया है और अब आप कह रहे हैं कि हमें नसीबन को मारना है। जिस पर मिर्ज़ा से कहता है कि अब पहले मुझे उससे खतरा नहीं था, मुझे लगता था कि वो मेरे साथ काम करेगी मिलकर और मुझे हर वो मेरी मदद करेगी जो मुझे उससे काम होगा, लेकिन अब वो अपनी औकात से बाहर निकल रही है। उसने वदीबा के शौहर को सारी हकीकत बता दी है। उसकी वजह से वो लड़का कल यहाँ पर आया था और उसने मुझसे आकर मेरे सामने बैठकर इस तरह से बात की है जैसे वो मुझे जान से मार देगा अगर मैंने उससे नसीबा के बारे में नहीं बताया तो। लेकिन मैंने उसे बता दिया है कि वो मलार के पास है। लेकिन अब नसीबन का खतरा ये है कि अगर उसे मजीद हमारे बारे में कोई भी सबूत मिला तो वो सब लोग को बताएगी हमारे बारे में, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो जिंदा रहे। उसने गद्दारी की है मेरे साथ। मैंने उसे कहा था कि मेरे साथ गद्दारी ना करना, अगर मैं तुम्हें इस मकाम तक ला सकता हूँ तो यहाँ से गिरा भी सकता हूँ। लेकिन उसने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। अब मैं उसे बताऊंगा कि मलार मिर्ज़ा क्या चीज़ है। जिस पर उसका मुलाजिम उनसे कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं अपने बंदों से जाकर कहता हूँ कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। मिर्ज़ा वदीमा जब अपने साथियों के साथ मिलकर वहाँ पर शिकार करना सीख रही होती है, वो जब बंदूक चलाना सीखती है उस दौरान सीखते हुए उसकी बाजू पर बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती है। वो लोग उसको लेकर घर आ जाते हैं। जब घर पर मलार की माँ उसकी पट्टियाँ कर रही होती हैं तो वो उसे कहती हैं कि छोड़ दे ये सब कुछ, अभी भी वक्त है, मैं मलार से बात करती हूँ तो अपने घर वापस चली जा। लेकिन वदीमा उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। जब वहाँ पर मलार आता है और उसकी ये हालत देखता है कि वो बहुत ज़्यादा
तड़प रही होती है अपनी चोट की वजह से, तो वो अपनी माँ से पूछता है कि ठीक हुई है या नहीं है। उसकी माँ उसे कहती है कि ठीक नहीं हुई, तड़प रही है, इसको इसके घर वापस भेज दे तो इसके लिए यही बेहतर होगा। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। मल्हार उसे कहता है कि देखो, अगर तुम ठीक नहीं हो तो घर जा सकती हो, तुमसे ये सब कुछ नहीं हो सकेगा। मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ, वापस चली जाओ अपने शोहर के पास, अपने घर वालों के पास। सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जिस पर वदीमा उसे कहती है कि मेरा इंतज़ार कोई नहीं कर रहा होगा, और इस वक्त मैं जिस हालत में हूँ और जिस तकलीफ़ में हूँ और जिन मराहिल से गुजर कर आ चुकी हूँ, और अब मैं किसी को भी अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दे सकती, क्योंकि जिसकी ज़िंदगी में मैं जाऊँगी उसके पास बदनामी के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। और वो मल्हार से कहती है कि आइंदा के बाद मुझसे वापस घर जाने की बात ना करना। सुबह सूरज निकलने से पहले तुम्हें मैं शिकार कर कर दिखाऊंगी, और तुम्हें पता होगा कि मैं निशाना लगा सकती हूँ। जिस पर मल्हार उसे कहते हैं कि ठीक है, मैं सुबह होने का इंतज़ार करूँगा और देखूंगा कि तुम्हें कितना निशाना लगाना है। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिर्ज़ा अपने मुलाजिम को बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो अपनी डायरी निकाल कर उसका काम उस पर लिखने लगता है, लेकिन मिर्ज़ा उसे कहता है कि डायरी वापस रख दो, ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें डायरी पर लिखनी पड़े। वो डायरी रख देता है और उनसे कहता है कि क्या बात है, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। मिर्ज़ा उसे कहता है कि नसीबन को ख़त्म करवाना है, जिस पर उसका मुलाजिम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहते हैं कि क्या मतलब है इस बात का। मिर्ज़ा उसे कहता है कि ऐसे हैरान क्या हो रहे हो, पहली दफ़ा किसी को मारने जा रहे हो। जिस पर उसका मुलाजिम कहता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही तो आपने उनका ज़िला कौंसलर बनाया है और अब आप कह रहे हैं कि हमें नसीबन को मारना है। जिस पर मिर्ज़ा उसे कहता है कि अब पहले मुझे उससे खतरा नहीं था, मुझे लगता था कि वो मेरे साथ काम करेगी मिलकर और मुझे हर वो मेरी मदद करेगी जो मुझे उससे काम होगा, लेकिन अब वो अपनी औकात से बाहर निकल रही है। उसने वदीबा के शौहर को सारी हकीकत बता दी है। उसकी वजह से वो लड़का कल यहाँ पर आया था और उसने मुझसे आकर मेरे सामने बैठकर इस तरह से बात की है जैसे वो मुझे जान से मार देगा अगर मैंने उसे नसीबा के बारे में नहीं बताया तो। लेकिन मैंने उसे बता दिया है कि वो मल्हार के पास है। लेकिन अब नसीबन का खतरा ये है कि अगर उसे मजीद हमारे बारे में कोई भी सबूत मिला तो वो सब लोग को बताएगी हमारे बारे में, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो जिंदा रहे। उसने गद्दारी की है मेरे साथ। मैंने उसे कहा था कि मेरे साथ गद्दारी ना करना, अगर मैं तुम्हें इस मकाम तक ला सकता हूँ तो यहाँ से गिरा भी सकता हूँ, लेकिन उसने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। अब मैं उसे बताऊंगा कि मल्हार मिर्ज़ा क्या चीज़ है। जिस पर उसका मुलाजिम उनसे कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं अपने बंदों से जाकर कहता हूँ कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। मिर्ज़ा वदीमा जब अपने साथियों के साथ मिलकर वहाँ पर शिकार करना सीख रही होती है, वो जब बंदूक चलाना सीखती है, उस दौरान सीखते हुए उसकी बाजू पर बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती है। वो लोग उसको लेकर घर आ जाते हैं। जब घर पर मल्हार की माँ उसकी पट्टियाँ कर रही होती हैं तो वो उसे कहती हैं कि छोड़ दे ये सब कुछ, अभी भी वक्त है, मैं मल्हार से बात करती हूँ तो अपने घर वापस चली जा। लेकिन वदीमा उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। जब वहाँ पर मल्हार आता है और उसकी हालत देखता है कि वो बहुत ज़्यादा तड़प रही होती है अपनी चोट की वजह से, तो वो अपनी माँ से पूछता है कि ठीक हुई है या नहीं है। उसकी माँ उसे कहती है कि ठीक नहीं हुई, तड़प रही है, इसको इसके घर वापस भेज दे तो इसके लिए यही बेहतर होगा। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। मल्हार उसे कहता है कि देखो, अगर तुम ठीक नहीं हो तो घर जा सकती हो, तुमसे ये सब कुछ नहीं हो सकेगा। मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ, वापस चली जाओ अपने शोहर के पास, अपने घर वालों के पास। सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जिस पर वदीमा उसे कहती है कि मेरा इंतज़ार कोई नहीं कर रहा होगा, और इस वक्त मैं जिस हालत में हूँ और जिस तकलीफ़ में हूँ और जिन मराहिल से गुजर कर आ चुकी हूँ, और अब मैं किसी को भी अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दे सकती, क्योंकि जिसकी ज़िंदगी में मैं जाऊँगी उसके पास बदनामी के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। और वो मल्हार से कहती है कि आइंदा के बाद मुझसे वापस घर जाने की बात ना करना। सुबह सूरज निकलने से पहले तुम्हें मैं शिकार कर कर दिखाऊंगी, और तुम्हें पता होगा कि मैं निशाना लगा सकती हूँ। जिस पर मल्हार उसे कहते हैं कि ठीक है, मैं सुबह होने का इंतज़ार करूँगा और देखूंगा कि तुम्हें कितना निशाना लगाना है। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिर्ज़ा अपने मुलाजिम को बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो अपनी डायरी निकाल कर उसका काम उस पर लिखने लगता है, लेकिन मिर्ज़ा उसे कहता है कि डायरी वापस रख दो, ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें डायरी पर लिखनी पड़े। वो डायरी रख देता है और उनसे कहता है कि क्या बात है, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। मिर्ज़ा उसे कहता है कि नसीबन को ख़त्म करवाना है, जिस पर उसका मुलाजिम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहते हैं कि क्या मतलब है इस बात का। मिर्ज़ा उसे कहता है कि ऐसे हैरान क्या हो रहे हो, पहली दफ़ा किसी को मारने जा रहे हो। जिस पर उसका मुलाजिम कहता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही तो आपने उनका ज़िला कौंसलर बनाया है और अब आप कह रहे हैं कि हमें नसीबन को मारना है। जिस पर मिर्ज़ा उसे कहता है कि अब पहले मुझे उससे खतरा नहीं था, मुझे लगता था कि वो मेरे साथ काम करेगी मिलकर और मुझे हर वो मेरी मदद करेगी जो मुझे उससे काम होगा, लेकिन अब वो अपनी औकात से बाहर निकल रही है। उसने वदीबा के शौहर को सारी हकीकत बता दी है। उसकी वजह से वो लड़का कल यहाँ पर आया था और उसने मुझसे आकर मेरे सामने बैठकर इस तरह से बात की है जैसे वो मुझे जान से मार देगा अगर मैंने उससे नसीबा के बारे में नहीं बताया तो। लेकिन
میں نے اسے بتا دیا ہے کہ وہ ملار کے پاس ہے، لیکن اب نصیبن کا خطرہ یہ ہے کہ اگر اسے مزید ہمارے بارے میں کوئی بھی ثبوت ملا تو وہ سب لوگ کو بتائے گی ہمارے بارے میں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ وہ زندہ رہے۔ اس نے غداری کی ہے میرے ساتھ، میں نے اسے کہا تھا کہ میرے ساتھ غداری نہ کرنا، اگر میں تمہیں اس مقام تک لا سکتا ہوں تو یہاں سے گرا بھی سکتا ہوں، لیکن اس نے میری بات کو سیریس نہیں لیا۔ اب میں اسے بتاؤں گا کہ مرزا کیا چیز ہے، جس پر اس کا ملازم ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں اپنے بندوں سے جا کر کہتا ہوں کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ مرزا ودیمہ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر وہاں پر شکار کرنا سیکھ رہی ہوتی ہے، وہ جب بندوق چلانا سیکھتی ہے اس دوران سیکھتے ہوئے اس کی بازو پر بہت زیادہ چوٹ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتی ہے۔ وہ لوگ اس کو لے کر گھر آ جاتے ہیں۔ جب گھر پر ملار کی ماں اس کی پٹیاں کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اسے کہتی ہیں کہ چھوڑ دے یہ سب کچھ، ابھی بھی وقت ہے، میں ملار سے بات کرتی ہوں تو اپنے گھر واپس چلی جا، لیکن ودیمہ ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ جب وہاں پر ملار آتا ہے اور اس کی یہ حالت دیکھتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تڑپ رہی ہوتی ہے اپنی چوٹ کی وجہ سے، تو وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ ٹھیک نہیں ہوئی، تڑپ رہی ہے، اس کو اس کے گھر واپس بھیج دے تو اس کے لیے یہی بہتر ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ملار اسے کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم ٹھیک نہیں ہو تو گھر جا سکتی ہو، تم سے یہ سب کچھ نہیں ہو سکے گا، میں تمہیں ابھی بھی کہہ رہا ہوں واپس چلی جاؤ اپنے شوہر کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس، سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جس پر ودیمہ اسے کہتی ہے کہ میرا انتظار کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اور اس وقت میں جس حالت میں اور جس تکلیف میں ہوں اور جن مراحل سے گزر کر آ چکی ہوں، اور اب میں کسی کو بھی اپنی زندگی میں نہیں آنے دے سکتی، کیونکہ جس کی زندگی میں جاؤں گی اس کے پاس بدنامی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ ملار سے کہتی ہے کہ آئندہ کے بعد مجھ سے واپس گھر جانے کی بات نہ کرنا، صبح سورج نکلنے سے پہلے تمہیں میں شکار کر کر دکھاؤں گی اور تمہیں پتا ہوگا کہ میں نشانہ لگا سکتی ہوں۔ جس پر ملار اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں صبح ہونے کا انتظار کروں گا اور دیکھوں گا کہ تمہیں کتنا نشانہ لگانا ہے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ مرزا اپنے ملازم کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اپنی ڈائری نکال کر اس کا کام اس پر لکھنے لگتا ہے، لیکن مرزا اسے کہتا ہے کہ ڈائری واپس رکھ دو، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو تمہیں ڈائری پر لکھنی پڑے۔ وہ ڈائری رکھ دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ کیا بات ہے، آپ بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں۔ مرزا اسے کہتا ہے کہ نصیبن کو ختم کروانا ہے، جس پر اس کا ملازم بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس بات کا۔ مرزا اسے کہتا ہے کہ ایسے حیران کیا ہو رہے ہو، پہلی دفعہ کسی کو مارنے جا رہے ہو۔ جس پر اس کا ملازم کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے، لیکن ابھی کچھ دن پہلے ہی تو آپ نے ان کا ضلع کونسلر بنایا ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نصیبن کو مارنا ہے۔ جس پر مرزا اسے کہتا ہے کہ اب پہلے مجھے اسے خطرہ نہیں تھا، مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کام کرے گی مل کر اور مجھے وہ میری مدد کرے گی جو مجھے اس سے کام ہوگا، لیکن اب وہ اپنی اوقات سے باہر نکل رہی ہے۔ اس نے ودیبہ کے شوہر کو ساری حقیقت بتا دی ہے، اس کی وجہ سے وہ لڑکا کل یہاں پر آیا تھا اور اس نے مجھ سے آ کر میرے سامنے بیٹھ کر اس طرح سے بات کی ہے جیسے وہ مجھے جان سے مار دے گا اگر میں نے اسے نصیبہ کے بارے میں نہیں بتایا تو، لیکن میں نے اسے بتا دیا کہ وہ ملار کے پاس ہے۔ لیکن اب نصیبن کا خطرہ یہ ہے کہ اگر اسے مزید ہمارے بارے میں کوئی بھی ثبوت ملا تو وہ سب لوگ کو بتائے گی ہمارے بارے میں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ وہ زندہ رہے۔ اس نے غداری کی ہے میرے ساتھ، میں نے اسے کہا تھا کہ میرے ساتھ غداری نہ کرنا، اگر میں تمہیں اس مقام تک لا سکتا ہوں تو یہاں سے گرا بھی سکتا ہوں، لیکن اس نے میری بات کو سیریس نہیں لیا۔ اب میں اسے بتاؤں گا کہ مرزا کیا چیز ہے، جس پر اس کا ملازم ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں اپنے بندوں سے جا کر کہتا ہوں کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ مرزا ودیمہ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر وہاں پر شکار کرنا سیکھ رہی ہوتی ہے، وہ جب بندوق چلانا سیکھتی ہے اس دوران سیکھتے ہوئے اس کی بازو پر بہت زیادہ چوٹ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتی ہے۔ وہ لوگ اس کو لے کر گھر آ جاتے ہیں۔ جب گھر پر ملار کی ماں اس کی پٹیاں کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اسے کہتی ہیں کہ چھوڑ دے یہ سب کچھ، ابھی بھی وقت ہے، میں ملار سے بات کرتی ہوں تو اپنے گھر واپس چلی جا، لیکن ودیمہ ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ جب وہاں پر ملار آتا ہے اور اس کی یہ حالت دیکھتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تڑپ رہی ہوتی ہے اپنی چوٹ کی وجہ سے، تو وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ ٹھیک نہیں ہوئی، تڑپ رہی ہے، اس کو اس کے گھر واپس بھیج دے تو اس کے لیے یہی بہتر ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ملار اسے کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم ٹھیک نہیں ہو تو گھر جا سکتی ہو، تم سے یہ سب کچھ نہیں ہو سکے گا، میں تمہیں ابھی بھی کہہ رہا ہوں واپس چلی جاؤ اپنے شوہر کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس، سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جس پر ودیمہ اسے کہتی ہے کہ میرا انتظار کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اور اس وقت میں جس حالت میں اور جس تکلیف میں ہوں اور جن مراحل سے گزر کر آ چکی ہوں، اور اب میں کسی کو بھی اپنی زندگی میں نہیں آنے دے سکتی، کیونکہ جس کی زندگی میں جاؤں گی اس کے پاس بدنامی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔
اور وہ ملار سے کہتی ہے کہ آئندہ کے بعد مجھ سے واپس گھر جانے کی بات نہ کرنا، صبح سورج نکلنے سے پہلے تمہیں میں شکار کر کر دکھاؤں گی اور تمہیں پتہ ہوگا کہ میں نشانہ لگا سکتی ہوں۔ جس پر ملار اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں صبح ہونے کا انتظار کروں گا اور دیکھوں گا کہ تمہیں کتنا نشانہ لگانا ہے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ مرزا اپنے ملازم کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اپنی ڈائری نکال کر اس کا کام اس پر لکھنے لگتا ہے، لیکن مرزا اسے کہتا ہے کہ ڈائری واپس رکھ دو، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو تمہیں ڈائری پر لکھنی پڑے۔ وہ ڈائری رکھ دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ کیا بات ہے، آپ بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں۔ مرزا اسے کہتا ہے کہ نصیبن کو ختم کروانا ہے، جس پر اس کا ملازم بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس بات کا۔ مرزا اسے کہتا ہے کہ ایسے حیران کیا ہو رہے ہو، پہلی دفعہ کسی کو مارنے جا رہے ہو۔ جس پر اس کا ملازم کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے، لیکن ابھی کچھ دن پہلے ہی تو آپ نے ان کا ضلع کونسلر بنایا ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نصیبن کو مارنا ہے۔ جس پر مرزا سے کہتا ہے کہ اب پہلے مجھے اس سے خطرہ نہیں تھا، مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کام کرے گی مل کر اور مجھے وہ میری مدد کرے گی جو مجھے اس سے کام ہوگا، لیکن اب وہ اپنی اوقات سے باہر نکل رہی ہے۔ اس نے ودیبہ کے شوہر کو ساری حقیقت بتا دی ہے، اس کی وجہ سے وہ لڑکا کل یہاں پر آیا تھا اور اس نے مجھ سے آ کر میرے سامنے بیٹھ کر اس طرح سے بات کی ہے جیسے وہ مجھے جان سے مار دے گا اگر میں نے اسے نصیبہ کے بارے میں نہیں بتایا تو، لیکن میں نے اسے بتا دیا ہے کہ وہ ملار کے پاس ہے۔ لیکن اب نصیبن کا خطرہ یہ ہے کہ اگر اسے مزید ہمارے بارے میں کوئی بھی ثبوت ملا تو وہ سب لوگ کو بتائے گی ہمارے بارے میں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ وہ زندہ رہے۔ اس نے غداری کی ہے میرے ساتھ، میں نے اسے کہا تھا کہ میرے ساتھ غداری نہ کرنا، اگر میں تمہیں اس مقام تک لا سکتا ہوں تو یہاں سے گرا بھی سکتا ہوں، لیکن اس نے میری بات کو سیریس نہیں لیا۔ اب میں اسے بتاؤں گا کہ مرزا کیا چیز ہے۔ جس پر اس کا ملازم ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں اپنے بندوں سے جا کر کہتا ہوں کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ مرزا ودیمہ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر وہاں پر شکار کرنا سیکھ رہی ہوتی ہے، وہ جب بندوق چلانا سیکھتی ہے اس دوران سیکھتے ہوئے اس کی بازو پر بہت زیادہ چوٹ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتی ہے۔ وہ لوگ اس کو لے کر گھر آ جاتے ہیں۔ جب گھر پر ملار کی ماں اس کی پٹیاں کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اسے کہتی ہیں کہ چھوڑ دے یہ سب کچھ، ابھی بھی وقت ہے، میں ملار سے بات کرتی ہوں تو اپنے گھر واپس چلی جا، لیکن ودیبہ ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ جب وہاں پر ملار آتا ہے اور اس کی یہ حالت دیکھتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تڑپ رہی ہوتی ہے اپنی چوٹ کی وجہ سے، تو وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ ٹھیک نہیں ہوئی، تڑپ رہی ہے، اس کو اس کے گھر واپس بھیج دے تو اس کے لیے یہی بہتر ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ملار اسے کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم ٹھیک نہیں ہو تو گھر جا سکتی ہو، تم سے یہ سب کچھ نہیں ہو سکے گا، میں تمہیں ابھی بھی کہہ رہا ہوں واپس چلی جاؤ اپنے شوہر کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس، سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جس پر ودیمہ اسے کہتی ہے کہ میرا انتظار کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اور اس وقت میں جس حالت میں اور جس تکلیف میں ہوں اور جن مراحل سے گزر کر آ چکی ہوں، اور اب میں کسی کو بھی اپنی زندگی میں نہیں آنے دے سکتی، کیونکہ جس کی زندگی میں میں جاؤں گی اس کے پاس بدنامی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ ملار سے کہتی ہے کہ آئندہ کے بعد مجھ سے واپس گھر جانے کی بات نہ کرنا، صبح سورج نکلنے سے پہلے تمہیں میں شکار کر کر دکھاؤں گی اور تمہیں پتہ ہوگا کہ میں نشانہ لگا سکتی ہوں۔ جس پر ملار اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں صبح ہونے کا انتظار کروں گا اور دیکھوں گا کہ تمہیں کتنا نشانہ لگانا ہے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ مرزا اپنے ملازم کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اپنی ڈائری نکال کر اس کا کام اس پر لکھنے لگتا ہے، لیکن مرزا اسے کہتا ہے کہ ڈائری واپس رکھ دو، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو تمہیں ڈائری پر لکھنی پڑے۔ وہ ڈائری رکھ دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ کیا بات ہے، آپ بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں۔ مرزا اسے کہتا ہے کہ نصیبن کو ختم کروانا ہے، جس پر اس کا ملازم بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس بات کا۔ مرزا اسے کہتا ہے کہ ایسے حیران کیا ہو رہے ہو، پہلی دفعہ کسی کو مارنے جا رہے ہو۔ جس پر اس کا ملازم کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے، لیکن ابھی کچھ دن پہلے ہی تو آپ نے ان کا ضلع کونسلر بنایا ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نصیبن کو مارنا ہے۔ جس پر مرزا سے کہتا ہے کہ اب پہلے مجھے اس سے خطرہ نہیں تھا، مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کام کرے گی مل کر اور مجھے وہ میری مدد کرے گی جو مجھے اس سے کام ہوگا، لیکن اب وہ اپنی اوقات سے باہر نکل رہی ہے۔ اس نے ودیبہ کے شوہر کو ساری حقیقت بتا دی ہے، اس کی وجہ سے وہ لڑکا کل یہاں پر آیا تھا اور اس نے مجھ سے آ کر میرے سامنے بیٹھ کر اس طرح سے بات کی ہے جیسے وہ مجھے جان سے مار دے گا اگر میں نے اسے نصیبہ کے بارے میں نہیں بتایا تو، لیکن میں نے اسے بتا دیا ہے کہ وہ ملار کے پاس ہے۔ لیکن اب نصیبن کا خطرہ یہ ہے کہ اگر اسے مزید ہمارے بارے میں کوئی بھی ثبوت ملا تو وہ سب لوگ کو بتائے گی ہمارے بارے میں، اس لیے میں